रीजन था इसके पीछे का, ये सवाल मैंने फ्रेम किया था और जो भी इसका आंसर वो तो पूरी वीडियो में आप देखोगे। नाम से एसोसिएट किया जाता है बुद्धा ने बताया है कि किस तरीके से सोशली पार्टी ओरिजिन में आती है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया तो शायद आप कर पाए, बट जनरली पेपर में ऐसे क्वेश्चन स्किप किए। ओके, जय हिंद दोस्तों। सो बात करेंगे सिविल सर्विसेज 2024 के हिस्ट्री क्वेश्चंस की और 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जैसा कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है उनमें ज़्यादा सवाल नहीं है इस बार, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे पूछा गया कि मिडीवल इंडिया के किस रूलर ने पोर्टुगीज को परमिशन दिया कि वो भटकाल में एक फोर्ट को बना सकते हैं। तो देखिए ये सवाल 2024 का है। अगर आपको ध्यान हो तो सिविल सर्विसेज 2023 में यानी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि किस रूलर के, मेडिवल गुजरात के किस रूलर ने दीव सरेंडर कर दिया था पोर्टुगीज को, ठीक है। तो कुछ महीने पहले यूट्यूब पर मैंने एक सीरीज चलाई थी। उस सीरीज में मैंने क्या किया था, एक्चुअली मैं जनरली क्वेश्चंस बहुत कम फ्रेम करता हूँ, पीवाईक्यूज करते हैं, बट हमारे टेस्ट और बैचेज में कुछ क्वेश्चंस में फ्रेम करता हूँ टेस्ट के लिए, ठीक है। तो उनका कुछ लॉजिक रहता है। तो ये सवाल मैंने करवाया था, हु अमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड भटकाल फ्रॉम श्री कृष्ण देव राय। और इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं प्रीवियस ईयर में जिसमें यह पूछा गया कि इंडियन रूलर से पोर्टुगीज का या किसी दूसरी यूरोपियन पावर्स का क्या एसोसिएशन था। कई बार तो उनसे रिलेटेड वॉर्स पूछे गए हैं और कई बार ये पूछा गया, क्योंकि आप समझिए कोई बाहरी खास तौर से दूसरी यूरोपियन पावर भारत में आ रही है और इतने माइटी रूलर के किसी एरिया को कैप्चर कर ले रही है, राइट। तो ये रीजन था इसके पीछे का, ये सवाल मैंने फ्रेम किया था और जो भी इसका आंसर वो तो पूरी वीडियो में आप देखोगे, A to Z हमने बताया है। बट ये सेम सवाल आ गया, इवन सिर्फ स्टेटमेंट भी अगर आप कर लेते इस क्वेश्चन का तो आंसर निकल कर आ जाता ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का आंसर। वैसे सोर्स की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम में ऑब्वियसली ये आंसर है, ठीक है, ये फैक्ट है। खैर दूसरे सवाल को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला कह रहे हैं कि इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी जो कि यूनियन पर बेस्ड था। किस यूनियन पर? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्राइंसली स्टेट की यूनियन पर। दूसरा कह रहे हैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में थे। तो निर्वाणा बैच के डेमो लेक्चर में ही ये मैंने पढ़ाया है। 1935 के एक्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल पहले भी पूछे गए हैं। ओके, तो ये सिविल सर्विसेज 2005 का क्वेश्चन था और ये मैंने निर्वाणा बैच में ही करवाया है। फर्स्ट लेक्चर ही था ये बिल्कुल, और इवन ये यूट्यूब पर भी मैंने डाला था डेमो के तौर पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में इन्होंने पूछा कि हमें क्या क्या मिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर। तो ये तीनों ही चीज़ें देखने को मिली। कंप्लीट हमने डिस्कशन किया है इसके ऊपर, और खास बात तो यही है कि इसमें हमने ना केवल इसके ऊपर बल्कि 1935 के एक्ट के ऊपर आप देखना कितने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमने सब कुछ कवर किया था, बहुत सारे सवाल। हाँ, ये लगभग 33 सवाल हैं, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, 1935 के ऊपर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि आप देखो तो इनसे हर पहले दूसरे साल में जैसे 2000 में क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज में ही, ठीक है। CAPF में क्वेश्चन देखने को मिला, फिर सिविल सर्विसेज में, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब आगे इसके समझ लेते हैं बाकी प्रोविजंस को। हाँ, तो ये बात तो समझ आती है कि ऑल इंडिया फेडरेशन था, लाइन बाय लाइन हमने कवर किया। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी अच्छा है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। तो इसमें जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं ये फेडरल लेजिस्लेचर के अंतर्गत है। तो ये प्रोविजन पे हमने डिस्कस किया बिकॉज ये हर बुक में कवर्ड है। स्पेक्ट्रम में भी आप देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो सब्जेक्ट है वो रिजर्व और ट्रांसफर्ड दो अलग अलग लिस्ट में हमें देखने को मिले। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन था 2 सालों पहले सिविल सर्विस में, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर, आपको ध्यान होगा। रिजर्व सब्जेक्ट क्या क्या थे? तो फॉरेन अफेयर्स थे, डिफेंस थे, ट्राइबल एरियाज थे। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट में थे। अब जो बच गए मुद्दे, ठीक है, और जिनमें खास तौर से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट शामिल थे, उनमें क्या क्या था? तो इनमें वो सभी सब्जेक्ट शामिल थे जो गवर्नर जनरल एडमिनिस्टर तो कर रहे थे, बट ये मिनिस्टर्स के एडवाइस पर था, और वो मिनिस्टर इलेक्ट होकर आ रहे थे लेजिस्लेचर के द्वारा। दैट मीन्स जो रिजर्व सब्जेक्ट है ये गवर्नर जनरल एडमिनिस्टर तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसलर की सलाह ली जा रही है। दैट मीन्स जो इन्होंने कहा ना कि फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में थी, ये बात गलत है। असल में ये गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो बात कहना है फेडरल लेजिस्लेचर, ये बात गलत है। असल में ये गवर्नर जनरल के कंट्रोल में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात जो समझनी है हमें वो ज़रूरी है, वो बात ये है
कि जब भी इस तरीके के सवाल आए एक्ट बेस्ड तो वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, यानी कौन कौन से नाम से एसोसिएट किया जाता है बुद्धा को। पहला कह रहा है न्यायपुत्र, दूसरा कह रहा है साक्य मुनि, तीसरा कह रहे हैं तथागत। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सवाल भी आसान नहीं है, बिकॉज तथागत के बारे में तो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत बार इस टर्म से रेफर किया आता है। साक्य मुनि तो पता ही है, वो साक्य क्लेन से थे, इसलिए साक्य मुनि। बट न्यायपुत्र जो है ये आपने डायरेक्ट नहीं सुना होगा। असल में ये जो न्यायपुत्र है ये गौतम बुद्ध से नहीं बल्कि महावीर स्वामी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस कारण से पहला जो है वो गलत है, आंसर इसका ऑप्शन बी है, ठीक है, क्योंकि ना ही ये एनसीईआरटी में है ना ही किसी स्टैंडर्ड सोर्स में डायरेक्ट है। हाँ, पुरानी बुक जो आती थी एल बासम और उनसे पहले वाली बुक्स, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा, बट उतना पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये टफ सवाल है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस है जिनमें आपसे पूछा गया कि भास को कौन सी वर्क एट्रीब्यूट की जा सकती है। पहला कह रहे हैं काव्य अलंकार, दूसरा कह रहे हैं नाट्य शास्त्र, तीसरा है मध्यम व्ययोग और चौथा है महाभाष्य। अब ये क्वेश्चन 50% सॉल्वेबल है। इसका रीज़न ये है कि पहले आप PYQs देख लो थोड़े। CDS का सवाल है 2012 का, कौन सा मेज्ड नहीं है ये इन्होंने पूछा था। मेगास्थनीज इंडिका, अश्वघोष बुद्धचरित, पाणिनि महाभाष्य और विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। तो असल में महाभाष्य जो है ये पाणिनि नहीं बल्कि पतंजलि ने लिखी है, और ये सवाल मैंने कई बार डिस्कस किया है बिकॉज ये PYQ हम बैचेज में भी कवर करते हैं। तो महाभाष्य तो आंसर होने से रहा, बिकॉज हमें पता महाभाष्य किन्होंने लिखा है, पतंजलि ने, ठीक है। तो इस कारण से फोर्थ तो गलत है ही। अब आपके पास बच जाते हैं और भी, हाँ, जैसे ये आप देखो CDS 2021 में बाद में ही पूछा था इन्होंने कि पतंजलि के जो महाभाष्य है उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है, राइट। अभी हाल ही में सवाल था NDA में, NDA 2023 में, इसमें इन्होंने पूछा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, और एक जो स्टेटमेंट था वो ये था भरत नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र जो है ना, ये जो नाट्य शास्त्र ये भरत के द्वारा लिखा गया, भरत मुनि के द्वारा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ही देता हूँ, फिर मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। तो नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा देखने को मिलेगा। अब बच गए महाभाष्य, तो महाभाष्य हमने देख लिया, पतंजलि। अब ये जो दो ऑप्शंस थे ये वास्तव में डिफिकल्ट थे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। काव्य अलंकार फिर भी आप कुछ हद तक तो एलिमिनेट कर लो, बिकॉज ये हमने अदर ऑथर्स के साथ कवर किया, बट यहाँ पे जो सही आंसर है वो इसका ऑप्शन C है। जो मध्यम व्ययोग है ये भास के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है। भले ही आपने ये पढ़ा भी होगा बट इतना याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे ये बुक्स में कवर्ड मिलेगा, पुराने बुक्स में तो टेक्स्ट वाले चैप्टर में कवर्ड मिल जाएगा, बट इतना याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखो ना तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, जिनमें कोई फेमस ऑथर है उनके अनकन्वेंशनल बुक का नाम पूछ रहे हैं। जैसे अश्वघोष है, तो अश्वघोष की जो फेमस बुक है वो तो आप बता ले जाओगे, राइट। तो उनके कुछ ऐसे ही बुक्स हैं जो उतने पॉपुलर नहीं हैं, और उनसे अब सवाल बन रहे हैं, अभी पूछा गया था रिसेंटली, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। जैसे ये पतंजलि का महाभाष्य, ये पहले उन्होंने पूछा 2012 में भी CDS में, राइट। बट अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि महाभाष्य किन्होंने लिखी है, इनके फीचर्स के बारे में पूछ रहे हैं इस बुक के। तो अब ये बात है कि आप जो बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री वाले, उनमें ये भी देखना होगा कि इनमें कौन से फेमस ऑथर है जिनकी कम फेमस बुक है, ठीक है। तो खैर ये इसका आंसर ऑप्शन C है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे इजीली, बाकी दो डिफिकल्ट था क्योंकि ये दोनों PYQ में आ रखे हैं। अभी देखते हैं आगे। हाँ, तो ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, और कौन सा है ये क्वेश्चन तो खैर वीडियो से ही था। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या किया, पेयर्स दिए हैं हमें, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता पार्टी। तो असल में ये क्या है, ये इस तरीके का सवाल CAPF में था कुछ सालों पहले। तो उस टाइम मैंने आपको, ये क्लास 12th की बुक है, ठीक है, चैप्टर 11 NCERT वाला, पॉलिटी वाला, इसमें कंप्लीट सोशलिस्ट पार्टी के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी ओरिजिन में आती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है कांग्रेस के अंदर ही 1934 में, और इनके लीडर्स का नाम बताया गया है, और ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी बने हैं डायरेक्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। यहीं आप देखोगे तो बॉक्स में आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में बताया गया है, जिस पे सवाल भी हैं, उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ये UPSC EPFO का सवाल है।
आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर कौन है, तो असल में इसका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जी फाउंडर है स्वतंत्रता पार्टी के। अब इसी तरीके का सवाल था जिसमें आपसे पूछा गया कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2018 वाला। इसमें आप देखो तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट यही दिया था कि लोकसभा में क्या हुआ, फर्स्ट लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई ओपोजिशन की वो स्वतंत्रता पार्टी थी। ये बात गलत थी, ये तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि PYQ है। बट समझना ये है, लर्निंग ये लेनी है कि जो ऑप्शंस आ गए हैं अब ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश करके दिखाना चाह रहे हैं स्टेटमेंट में, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट पार्टी है। NCERT में तो खैर है ही, अगर आप देखो तो यहाँ इन्होंने साफ साफ बताया है स्वतंत्रता पार्टी के बारे में, इसी चैप्टर में आप पढ़ना ये, ठीक है। वैसे कि मैंने पढ़ाया है कंप्लीट। फिलहाल आप ये देखिए स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर के बारे में ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। हाँ, तो हम नरेंद्र देव जी के बारे में बात कर रहे थे, बट इनके कुछ PYQs हैं, कहाँ रखा है मैंने वो, तो ये वो सवाल है। इसमें पहला ये जो क्वेश्चन है वो CAPF 2018 का ये क्वेश्चन है। इसमें आप देखो इन्होंने क्या पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्ट व्यू। सोशलिस्ट व्यू किनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, तो नो डाउट इसका आंसर ऑप्शन B है, नरेंद्र देव। और यही बात आपको समझनी है यहाँ पे खास तौर से, जैसे जब हमने ये पढ़ा तो यहाँ आप देखिए इन्होंने सोशलिस्ट के बारे में साफ तौर से यहाँ पे लिखा है कि जो फ्रीडम फाइटर हैं आचार्य नरेंद्र देव जी, और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी है, और बहुत बार फ्रीडम मूवमेंट के लिए जेल भी इन्हें जाना पड़ता है। इसके अलावा आप देखो तो ये पीजेंट्स मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, बुद्धिज़्म के भी स्कॉलर हैं, और इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने लीड करा और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। समझ गए ना। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन B नरेंद्र देव। इस तरीके का सवाल आप देखो तो यहाँ भी था 1996 में था सिविल सर्विसेज में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर थे आचार्य नरेंद्र देव जी। राइट, अब आते हैं इस सवाल पे। सिर्फ PYQ करवाया मैंने अभी और NCERT, यही दो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए इस सीरीज के बाद, इस एनालिसिस के बाद आप समझ जाओगे। ओके, भारतीय जनसंघ इसी चैप्टर में आप पढ़ना, वैसे ये आसान है इसलिए मैंने अलग से नहीं लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया गया बॉक्स में ही, तो ये तो सही है। सोशलिस्ट पार्टी अभी हमने पढ़ा कि ये सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा देखने को मिलेगी। राइट, तीसरा कह रहे हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जगजीवन राम है, ये सही है। स्वतंत्रता पार्टी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी PYQ है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में सेकेंड और फोर्थ जो है ये पेयर स्वैप कर दिया गया है, बट बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन B यहाँ पे बिल्कुल सही है, ओनली 2, बिकॉज 2 पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं। कौन कौन से 2 पेयर्स करेक्ट हैं, पहला 1 और दूसरा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये जो सवाल है ये हमने कवर नहीं किया है और ये स्टैंडर्ड सोर्सेज में है भी नहीं, डायरेक्ट पूछा गया है संघभूति के बारे में कि 4th सेंचुरी में ये हमें देखने को मिलेंगे कि इनके कमेंट्री जो है वो किस बुक पर आधारित है, प्रज्ञ परमिता सूत्र पर या विशुद्धि मग्ग पर, सर्वस्तिवाद विनय पर या ललित विस्तार पर। तो इनकी जो कमेंट्री है ये है सर्वस्तिवाद विनय पर, तो आंसर इसका ऑप्शन C है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने पूछा था कि उपनिषद में पैराबल्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट आप देखिए उपनिषद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, खास तौर से PYQ ही था बेसिकली कठोपनिषद का, जिसमें हमने यम और नचिकेता की स्टोरी देखी थी, और इसमें सवाल पूछे जाते हैं नचिकेता के द्वारा, और वो उनमें सवाल एक अहम ये रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। राइट, तो ये प्रॉपर मोरल स्टोरीज जो पैराबल्स होते हैं उन्हें भी रिप्रेजेंट किया गया है काफ़ी सारे उपनिषद में, मोस्ट ऑफ द उपनिषद में आपको पैराबल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इन्होंने कहा है कोई पैराबल्स नहीं उपनिषद में, तो ये बात तो डेफिनेटली गलत है। दूसरा ये कह रहे हैं उपनिषद वर कंपोज्ड ईयरलियर देन द पुराण, तो ये बात डिफ़िकल्ट है। हालांकि मैंने आपको श्रुति स्मृति के टाइम पे पढ़ाया है, बट ये पॉइंट एग्जैक्टली वहाँ से डिसाइफर करना या किसी भी सोर्स से मुश्किल हो जाता है। उपनिषद आपको 8th to 5th सेंचुरी BC के आसपास देखने को मिलेगी, और पुराण बाद में हुए हैं 3rd 10th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलेंगे AD में। हाँ, ये बात सही है कि वेदास कहीं ज़्यादा पुराने हैं उपनिषद से, बट उपनिषद से भी ज़्यादा न्यूअर फॉर्म हमें पुराणाज की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे आंसर बनता है ऑप्शन B 2 ओनली। ये सवाल आप देखो, ये जो क्वेश्चन है 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी थे। राइट, अब ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछी चंद्रकेतुगढ़ के बारे में, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ, इसका रीज़न ये है, ये सवाल, ठीक है। इसमें देखो इन्होंने क्या पूछा था, बेसिकली यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ सेकेंड में ही दे रखा था, तो यही है ना PYQ आप कर रहे हो तो फिर उसमें बैक में जाकर बाकी चीज़ें पढ़ रहे हो या नहीं,
ठीक है। वैसे ये जो सवाल है ना, आप देखो, इससे पहले जो रीजन थे उनसे सवाल पूछा, धन्य कटका के बारे में पूछा, उसके बाद इन्हीं का नंबर था, शिशुपालगढ़ का या फिर चंद्रकेतुगढ़ का। तो ये मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम पर। ये फ्री लेक्चर्स का पार्ट है, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया। पेड में भी है, पेड में कुछ सवाल है, ठीक है, अलग से जो हमारे बैचेस होते हैं उनमें। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में, हम देख पा रहे हैं साफ तौर से। तो पहला गलत है, और पहला जैसे ही आप गलत करते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो बी होगा या तो सी। अब इनाम गांव के बारे में स्पेसिफिकली आप देखो तो PYQs आए हैं। इवन अलग से आप देखो तो CDS में भी क्वेश्चन था रिसेंटली जो पेपर हुआ, जोरवे कल्चर के बारे में उन्होंने पूछा था, ठीक है। और जोरवे कल्चर में भी आप देखो तो ये बात हमें कवर्ड देखने को मिलेगी इनाम गांव वाली, ठीक है। तो सेकेंड आप सही करोगे और आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ NCERTs एंड PYQs। तो आई थिंक हाँ, ये सवाल भी था। ये सवाल देखिए, इसमें कॉर्नवालिस के रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में पूछा था। तो बहुत पहले लास्ट ईयर भी मैंने ये पढ़ाया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, जिनमें ज़मींदारी, महलवारी, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, और सारे PYQs कवर्ड थे, ठीक है। तो एक बात मैंने स्पेसिफिकली इनमें बताई कि जो रैयतवारी हैं ये हमें टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के टाइम पर देखने को मिलते हैं, और ये साउथ इंडिया में मेजरली अप्लाई किए गए थे, ठीक है। और इसका रीज़न भी था प्रॉपर। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, मैंने भी पढ़ाया है। और कॉर्नवालिस के टाइम पर तो कहीं से भी रैयतवारी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो पहला ही गलत हो जाता है इसी कारण से, साफ तौर से। बाकी अगर आप देखो तो इसमें इन्होंने सेकंड में क्या कहा है कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, अगर ज़मींदार अपने रेवेन्यूज को चुकाने में असमर्थ हैं तो इससे उन्हें अपनी ज़मींदारी से हटा दिया जाएगा। तो रिसेंटली मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है, और उस टाइम पे मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई थी थीम्स इंडियन हिस्ट्री का ये चैप्टर, और मैंने बताया था किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट में क्या हो रहा था कि अगर कोई ज़मींदार, ये वाला लाइन पढ़िए, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स कर दी है और ज़मींदार को पे करनी है, और अगर वो पे करने में असमर्थ है किसी कारण से, तो उनका ऑक्शनिंग होगी, राइट। इसे, और ऑक्शनिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे बिडर्स आएंगे और वो बोलियाँ लगाएंगे किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर, और फिर उनसे ज़मींदारी का पद ले लिया जाएगा। और बहुत सारे इस तरीके के ऑक्शंस देखने को मिले। और आपको ध्यान होगा एक काफ़ी पॉपुलर ऑक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, और चालाकियाँ भी मैंने बताई थी किस तरीके से जो राजा हैं वो बोल देते हैं अपने ही आदमी को कि तुम हाईएस्ट बिडिंग लगाना, राइट, और उसके बाद वो जीत लेते हैं। और वो पूरी स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो असल में वही चीज़ होती है यहाँ पे कि अगर परमानेंट सेटलमेंट में वो चुकाने में असमर्थ है तो फिर वो उनसे छीन ली जाएगी, रिमूव कर दिया जाएगा उन्हें ज़मींदारी से। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले। तो ये तो आसान है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बट पेपर में देखिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आंसर करना, अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत बार रिवाइज किया हो। तो कुछ सवालों को छोड़कर मॉडरेट टू टफ जैसे हमें देखने को मिलते हैं। बाकी एक एनालिसिस में दे दूं, देखिए किसी भी क्वेश्चन को हार्ड या इजी कहना एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट। अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ा है PYQs में, अच्छे से कवर किया है, और वो आपको डायरेक्ट दिख जाए तो वो आपके लिए आसान हो सकती है, बट बाकी लोगों के लिए टफ हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यही ये सवाल है, बास वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ एलिमिनेशन वर्क कर रहा है, स्टिल आप देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, ऑप्शंस ऐसे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, राइट। तो ऐसे ही सवाल होते हैं। अब ये PYQ के अलावा भी आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, मैं मान रहा हूँ ये स्पेक्ट्रम में है, राइट, और ये PYQ में है प्रॉपर, मैंने आपको दिखाया लाइन बाय लाइन चीज़ें कवर्ड है PYQs में। स्टिल पेपर में आंसर करना डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक आप ये ना सोच पाओ कि ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का पार्ट थे, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर जनरल के हाथों में थी, तो ये चीज़ आप समझोगे, वहाँ से लॉजिक लगाओगे तो ये कवर मिलेगा, ठीक है। वैसे ये है स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट। तो ऐसे ही हैं चीज़ें, कुछ ईजी हैं, कुछ काफ़ी टफ हैं, वो तो डिपेंड करता है। बाकी आप बताइए आपकी कितनी एक्सपेक्टेड स्कोर बन रही है, और नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट की एनालिसिस चाहते हैं, ठीक है। वैसे ये सवाल को देख कर लिटरली मुझे काफ़ी खुशी हुई। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए कि सर आपने इस वीडियो में करवाया और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो होता है, ठीक है। PYQs की तो क्रेडिट लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि PYQs तो आप सबने अच्छे से करना चाहिए आप सबको, ठीक है। और जैसे ये सवाल है, अब सोशलिस्ट व्यू वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, अब रिपीटेड है, बट रिपीटेड के साथ आपको समझना होगा, थीम आइडेंटिफाई करनी होगी। तो ये CAPF के एनालिसिस के टाइम पर मैंने कंप्लीट पढ़ाया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।